अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल ग्रेविटी। देखो बच्चों, पहले पढ़ते हैं ग्रेविटी क्या होती है, एज़ यू ऑलरेडी नो, लेकिन हम एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। देखो, ये ज़मीन की सरफेस है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट ज़मीन की सरफेस की तरफ खींचा चला जाता है और जिस फोर्स से ये नीचे की तरफ जाता है ना, उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटी की फोर्स। ओके, तो अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी से मुराद है कि ज़मीन की ग्रेविटी किसी तरह से ख़त्म हो जाए या किसी पॉइंट पे एक्ट ना करे और उस वजह से हमें ज़रूरत होगी एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा करने की। इसके लिए ना हम पिछले टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स मैंने आपको समझाया था कि जो सैटेलाइट्स होती हैं ना, उनमें वेटलेसनेस हो जाती है। मतलब सैटेलाइट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो अपना वज़न नहीं लगा पाती, उनका वज़न ख़त्म हो जाता है। और हमने पढ़ा है कि जो वेट होता है दैट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेट ही तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना। तो अगर सैटेलाइट्स के अंदर वेटलेसनेस हो रही है, मतलब चीज़ों का वज़न ख़त्म हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उनकी ग्रेविटी ख़त्म हो रही है, क्योंकि वेट ही ग्रेविटी है। तो अगर सैटेलाइट के अंदर चीज़ों का वज़न यानी वेट ख़त्म हो रहा है, तो कहा जा सकता है कि उनकी ग्रेविटी ख़त्म हो रही है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो सैटेलाइट्स है ना, जो सैटेलाइट्स हैं वो ग्रेविटी फ्री सिस्टम है। वो क्या है? ग्रेविटी फ्री सिस्टम। मतलब वहाँ पर चीज़ों की ग्रेविटी ख़त्म हो रही है। अगर आप वेटलेस कह सकते हैं सिस्टम को, तो आप ग्रेविटी फ्री सिस्टम भी कह सकते हैं। ओके, तो फिर हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है टू क्रिएट आर्टिफिशियल ग्रेविटी, क्योंकि जहाँ पर ग्रेविटी नहीं ना लग रही सैटेलाइट्स के अंदर, वहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करनी है। अच्छा, इनमें सवाल आता है कि अगर मान लो सैटेलाइट्स में वेटलेसनेस आ रही है, मतलब ग्रेविटी ख़त्म हो रही है, तो ऐसे ही गुजारा कर लो, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्यों क्रिएट करनी है? बच्चों, इसका आंसर ये है कि सैटेलाइट के अंदर होते हैं एस्ट्रोनॉट्स। क्या होते हैं? एस्ट्रोनॉट्स। और उनकी लिविंग बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, ओके, जो कि फंक्शन करना बहुत ज़रूरी हैं फॉर देयर सर्वाइवल। अब अगर वो ज़्यादा देर ग्रेविटी के बगैर रहेंगे ना, तो उनके सिस्टम्स काम करना ख़राब हो जाएंगे, मतलब वो सही से काम नहीं करेंगे, तो फिर वो अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर काम करने के लिए ग्रेविटी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है उन ग्रेविटी फ्री सिस्टम यानी सैटेलाइट्स के अंदर ग्रेविटी को क्रिएट करने की, जिसका नाम है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमने किस प्रिंसिपल के तहत ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करनी। सो प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल ग्रेविटी। मैं आपको पहले ना दो प्रिंसिपल समझाऊंगा जो कि बुक में नहीं एक्सप्लेन, और वो बहुत आसान है, उसको आपने बस समझना है। जो थर्ड प्रिंसिपल है ना, उस पर हम ज़्यादा बहस करेंगे और बाकी का लॉन्ग क्वेश्चन भी वहीं पे बेस्ड होगा। ओके, तो हम इमेजिन करते हैं ये ज़मीन की सरफेस है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ओके, अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट ज़मीन नहीं खींच रही, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। ओके, तो फिर मुझे यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे क्रिएट करनी है? देखो, मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट के इस साइड को अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस दे दूँ और मैं ज़मीन को बच्चों नेगेटिव चार्जेस दे दूँ, तो ज़मीन और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ओके, तो ये ऐसा लगेगा जैसे ज़मीन चीज़ों को खींच रही है, बिल्कुल जैसे नेचुरल ग्रेविटी करती है, हालांकि ये मैंने आर्टिफिशियली क्रिएट की है। सिमिलरली एक और तरीक़ेकार है, मैं ज़मीन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को दोबारा इमेजिन कर लेता हूँ जिसको बच्चे ज़मीन नहीं खींच रही, मतलब यहाँ पर भी ग्रेविटी नहीं है,
तो मैंने आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करनी है कैसे? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को दे दूं नॉर्थ पोल और मैं ज़मीन को दे दूं साउथ पोल, एंड यू नो ऑपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये वाला ऑब्जेक्ट अगेन ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट कर दी। ओके, तो ये तो दो ऐसे प्रिंसिपल हैं जो बहुत आसान है और बुक पे नहीं लिखे। बुक ने जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी का प्रिंसिपल बताया ना, वो ये है कि आपने उस सैटेलाइट को जिसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करनी है, आपने उस सैटेलाइट को रोटेट करना है। आपने उस सैटेलाइट को क्या करना है? रोटेट करना है। कैसे? अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, तो जैसे एक स्पिनर होता है ना, एक डिवाइस है स्पिनर, मैं उसको यूं इस तरह से उसके एक्सिस के गिर्द रोटेट करना शुरू कर दूं। सिमिलरली मुझे एक सैटेलाइट को रोटेट करवाना है उसके अपने एक्सिस के गिर्द, तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट हो जाएगी। देखो बच्चे, ये प्रिंसिपल तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ गए। अभी तक ये समझ नहीं आया होगा कि ये कैसे मुमकिन है। मतलब आपने एक सैटेलाइट को जस्ट स्पिनर की तरह घुमाना है और वो घूमने से उसके अंदर ग्रेविटी कैसे आ जाएगी। तो अब हम इसी प्रिंसिपल पे रहेंगे और बाकी की कैलकुलेशन इसी प्रिंसिपल पे होगी। ओके बच्चों, सपोज कर लो एक इस तरह से गोल सैटेलाइट है जिसका शेप कुछ यूं है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा सैटेलाइट हो ना हो इससे हमें गर्ज नहीं है, वैसे गोल होते भी हैं, हमने सिर्फ समझने के लिए ये इस शेप की सैटेलाइट बना ली। अब इस सैटेलाइट का जो रेडियस है बच्चों वो कैपिटल आर है। एक कन्फ्यूजन जो आप लोग करोगे वो ये कि कैपिटल आर तो ज़मीन का रेडियस होता है ना, अर्थ का रेडियस, तो बिल्कुल ठीक बात है, कैपिटल आर को अर्थ का रेडियस कहा जाता है, लेकिन इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कैपिटल आर को सैटेलाइट का रेडियस कहा गया है। तो अब इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, सैटेलाइट के रेडियस को कैपिटल आर से लिखा जाएगा, वहाँ पर आपने अर्थ का रेडियस मुराद नहीं लेनी। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हमने बच्चों इस सैटेलाइट को रोटेट करवाना है इसके अपने एक्सिस के गिर्द, यानी इसके सेंटर पॉइंट के गिर्द, तो इसके अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी आ जाएगी। एक बात, जब मैं इसको रोटेट करवाऊँगा स्पिनर की तरह, तो इसकी रोटेशन की बच्चों कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होनी है ना। अब मुझे कैलकुलेट करनी है वो वाली फ्रीक्वेंसी, तो लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो जाएगा जब मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल आई। ओके, तो मुझे कैलकुलेट करनी है ये वाली फ्रीक्वेंसी कि जब ये गोल सी सैटेलाइट अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमेगी तो ये किस फ्रीक्वेंसी से घूमेगी, मुझे वो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी। ओके, मकसद समझ आ गई कि ये हमें अभी मालूम करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशन। सबसे पहले देखो बच्चे, ये सैटेलाइट को अपने ही एक्सिस के गिर्द जब घुमाएंगे तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC पैदा हो जाएगा। जाहिर है घूमने के लिए उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, और हमें पता है AC बराबर होता है v² ओवर r। ओके, r मैंने कैपिटल लिखा क्योंकि हमारी बुक में इसके रेडियस को कैपिटल R से लिखा गया है। तो AC का फॉर्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, v² ओवर r। एंड यू नो, जब मैंने रिलेशन पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि ये जो v है ना, दिस इज़ r ओमेगा, r ओमेगा। ओके, तो अब r भी यहाँ पर भी क्या आएगा, कैपिटल ही आएगा, वही वाली बात, तो v इज़ इक्वल टू r ओमेगा। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, AC इज़ इक्वल टू इस v की जगह क्या लिख दूँगा, r ओमेगा लिख दूँगा, और चूँकि v के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसका होल का स्क्वायर भी ऐसा आ जाएगा, और बटे के नीचे जो r है वो भी आ जाएगा। अब आप देखें, आप इसके स्क्वायर को ओपन कर लें ज़रा, सो AC विल बी इक्वल टू r का भी स्क्वायर हो जाएगा और साथ में पड़े ओमेगा का भी स्क्वायर हो जाएगा, ओवर r ऐसा आ जाएगा। नाउ ये जो r है ये अपने स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। ठीक है, सो AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू
आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है कि जब इस सैटेलाइट को घुमाया जाएगा तो उस सैटेलाइट को ये रिक्वायर है, ये चाहिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ओमेगा के ऊपर। देखो बच्चे, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं नॉर्मल वेलोसिटी की बात करूँ ना, तो नॉर्मल वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ओवर टाइम के। यही होता है ना, नॉर्मल वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के। और अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की, तो ओमेगा बराबर किसके होगा? एंगुलर डिस्प्ले। नॉर्मल वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एंगुलर वेलोसिटी बराबर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो एंगल थीटा होता है ओवर टाइम के। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। नाउ अगर मैं इस सैटेलाइट के एक रेवोल्यूशन पर रहूं, देखो वैसे जब आप इसको घुमाओगे ये पता नहीं कितने चक्कर काटेगा, ये घूमता ही रहेगा ना। लेकिन अगर हम सिर्फ इसके एक चक्कर की बात करें तो एक चक्कर में जो थीटा एंगल होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओमेगा विल बी इक्वल टू थीटा बराबर हो जाएगा 2 पाई रेडियंस के, और नीचे जो टाइम है वो टाइम हो जाएगा टाइम पीरियड के, क्योंकि वो टाइम जो एक चक्कर काटते वक्त लगता है ना, उस टाइम को हम कैपिटल टी टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली इस सैटेलाइट के एक चक्कर पर रहें तो इस ओमेगा की वैल्यू बचे क्या आ जाती है? 2 पाई ओवर कैपिटल टी आ जाती है। तो मैं इसको बॉक्स करता हूँ और मैं इसको इस इक्वेशन में यूज़ करता हूँ जो कि एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की है। नाउ आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए सी इज इक्वल टू कैपिटल आर ओके इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू 2 पाई ओवर टी यूज़ कर लें, और ओमेगा के ऊपर चूँकि स्क्वायर है ना, तो फिर इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आ जाए। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे तो ए सी विल बी इक्वल टू आर, 2 का बच्चों स्क्वायर क्या हो जाता है? 4, तो ये 4 पाई स्क्वायर ओवर टी का स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये ए सी का ये वाला फार्मूला आपके पास निकला है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, एफ फ्रीक्वेंसी, वो बराबर होती हैं 1 ओवर टी के। क्योंकि इस दौरान आपको भूलना नहीं है कि आपने वो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है जो कि इस घूमती हुई सैटेलाइट को चाहिए या इस घूमती हुई सैटेलाइट के पास है, मुझे वो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 ओवर टाइम पीरियड कैपिटल टी के। अब मेरे पास बटे के नीचे कैपिटल टी का स्क्वायर है, तो जब मैं कैपिटल टी का स्क्वायर करूँगा तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इस रिलेशन को मद्देनज़र रखना है। ओके, तो नाउ ए सी विल बी इक्वल टू आर इंटू 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर इंटू मैं लिख सकता हूँ ना 1 ओवर टी स्क्वायर। देखो ना, बटे के नीचे तो बहरहाल टी का स्क्वायर ही है, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो भी जाएगा तो वही आर 4 पाई स्क्वायर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अब मैं 1 ओवर टी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ए सी विल बी इक्वल टू 4 शुरू में लिख लो, 4 आर या 4 पाई स्क्वायर इंटू आर, 4 पाई स्क्वायर पहले लिख लिया इंटू आर, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? एफ का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इस फॉर्मूले को गौर से देख लें, मैं अगले पेज पे इसको सेम ऐसे कॉपी करने वाला हूँ। ओके बच्चों, ये सेम फार्मूला मैंने रिपीट कर लिया। अब मुझे क्या मालूम करना है? मुझे एफ़ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मैं यहाँ से एफ़ के स्क्वायर को सेपरेट कर लेता हूँ, इसको इधर ही रहने दें। एफ़ स्क्वायर के साथ ये जो 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं ये उधर जाके ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगी। सो इस साइड पे बच जाएगा एफ़ का स्क्वायर, और दूसरी तरफ है ए सी, और बटे के नीचे आके 4 पाई स्क्वायर आर, ये डिवाइड हो गया। अब आप देखें, मुझे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर मिल रहा है, मुझे चाहिए सिंपल फ्रीक्वेंसी, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसके ऊपर भी अंडर रूट कर लें एंड सेम इसके ऊपर भी अंडर रूट कर लें। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल फ्रीक्वेंसी छोड़ देगा, तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, अब देखें अंडर रूट AC बच जाएगा, ये अंडर रूट AC ऊपर बच गया, और जब आप 4 का अंडर रूट करेंगे ना तो बटे के नीचे क्या बच जाएगा 2, क्योंकि 4 बटे के नीचे ये आफ्टर ऑल। जब आप पाई के स्क्वायर के अंडर रूट करेंगे तो पाई कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा पाई, सिंपल। ठीक है, और R के ऊपर भी अंडर रूट है तो बटे के नीचे R आ जाएगा। ऊपर इधर 1 लिख दूँ ना, कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होके कोई फ़र्क नहीं डालता। तो बहरहाल इस अंडर रूट को जब ओपन किया तो पीछे ये वाली वैल्यू बच गई। अब ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ जब आप इस सैटेलाइट को घुमाएंगे ना तो इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपने आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा की है, आर्टिफिशियल जो ग्रेविटी आपने पैदा की है वो बिल्कुल ज़मीन की ग्रेविटी जैसी हो। देखो ना, ज़मीन की ग्रेविटी एक आइडियल मानी जाती है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सैटेलाइट के अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी ज़मीन की ग्रेविटी जितनी हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इस AC को, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को इक्वल रखना पड़ेगा G के, यानी ज़मीन के एक्सेलरेशन के, ज़मीन के ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, F इज़ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट AC की जगह आ जाएगा G/R। ठीक है, तो ये वो फार्मूला है। अगर इस फार्मूले के तहत फ्रीक्वेंसी आएगी तो फिर उस सैटेलाइट की ग्रेविटी ज़मीन की तरह की होगी, और अगर आप G को जितना इस एक्सेलरेशन को G से जितना दूर लेते जाएंगे ना तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी ज़मीन जैसी नहीं होगी। ये था बच्चों आज का टॉपिक जिसमें हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी को समझा।